गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बेहद ही आसान है, दैट इज डिपॉजिट। हार्डली 2 या 3 क्लास लगेंगी, छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डिपॉजिट को समझते हैं। जो लीगल डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। डिपॉजिट मीन्स एनी मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एज ए डिपॉजिट और ए लोन और इन एनी अदर फॉर्म। एक्चुअली एक डिफरेंस होता है डिपॉजिट और लोन के अंदर। ऑल्दो अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज ए डिपॉजिट है और अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज ए लोन है, बोथ आर फॉल अंडर द लायबिलिटी साइड। बट एक नेचर का डिफरेंस होता है कि कंपनी रिसीव्ड एनी मनी एज ए डिपॉजिट, तो जो लेंडर है, जो डिपॉजिटर है, वेदर ही और सी कैन से टू द कंपनी कि प्लीज गिव मी सम सिक्योरिटी, वो ये नहीं कह सकता। लेकिन जब कंपनी लोन लेती है किसी से, तो नॉर्मली जो मनी लेंडर है वो कुछ गारंटी, कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करता है। जो नेचर का डिफरेंस है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति डिपॉजिट देता है, यानी कि उसे डिपॉजिटर कहते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देता है, ना कि जिससे वो डिपॉजिट कर रहा है। आप भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं एज ए सेविंग बैंक, एज ए करंट अकाउंट, एज ए एफडी। तो हम इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि बैंक से कह सकें कि वो हमें कोई गारंटी, कोई वारंटी, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। बट अगर हम लोन दे रहे हैं, ऑल्दो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो भी बात सेम है लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके क्रेडिट में आएंगे, हमारे लिए वो एसेट है। और अगर हम उसे लोन दे रहे हैं तो भी हमारी बैलेंस शीट में वो एज ए एसेट आएगी और लेने वाले के रूप में वो एज ए लायबिलिटी आएगी। लेकिन द डिफरेंस इज इन द नेचर कि लोन की नेचर इन जनरली सिक्योर्ड होती है। लोन की नेचर जो बोरोअर होता है उसकी नीड होती है, तब वो जाके किसी पर्सन के संपर्क में आता है। और डिपॉजिट की जो नेचर होती है उसमें लेने वाले की ज़रूरत कम होती है, बल्कि जमा करने वाले की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि वो इंटरेस्ट को, इनकम को कमाने के लिए जिन इंस्टीट्यूशन पर वो ट्रस्ट दिखला रहा है, तो वहाँ पर अपने पैसे को वो जमा कराता है। लेकिन एज पर द कंपनी एक्ट और फॉर द लिमिटेड पर्पज, इस डिफरेंस को मिटा दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 2 क्लोज 31 से कि डिपॉजिट मीन्स एनी मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी एज ए डिपॉजिट और एज ए लोन और इन एनी अदर फॉर्म। क्लियर हो गई बात ये? क्योंकि इस चैप्टर का एक लिमिटेड पर्पज है। इसमें हम जो बेसिक फंडामेंटल शर्तें होती हैं कि किन शर्तों पर डिपॉजिट एक्सेप्ट होना है, नहीं होना है, उन शर्तों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने एक चैप्टर चार्जेज भी पढ़ा था, तो वहाँ पर प्लेज, मॉर्गेज, कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखा, क्योंकि हमारा पर्पज उस बेसिक फंडामेंटल रूल्स के को बताना नहीं है। यहाँ पर कंपनी एक्ट में वो तो किसी दूसरे एक्ट से गवर्न हो रही हैं और अच्छे तरीके से गवर्न हो रही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें उन फंडामेंटल्स को दिमाग में नहीं रखना है। बस इतना रखना है कि जो इस चैप्टर के प्रोविजंस हैं, अगर डिपॉजिट है तो वो एप्लीकेबल होंगे, और अगर डिपॉजिट नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। कि कौन कौन कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं।
क्या लिमिट है उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की, रीपेमेंट का पीरियड क्या होगा। तो वो ये रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो आप सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे और उनके रूल्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि डिपॉजिट है क्या, आइडेंटिफिकेशन। तो आज की पूरी क्लास केवल डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर ही लगेगी, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से ही आते हैं, और जो रिसेंटली आपका पेपर हुआ है उसके अंदर भी आइडेंटिफिकेशन से ही आया है। बाकी जो उनके रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्टेंस टू डिपॉजिट हैं, क्वालिफाइड कंपनीज हैं, एलिजिबल कंपनी हैं, कौन एक्सेप्ट कर पाएंगी कौन नहीं कर पाएंगी, वो अलग सेक्शन है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिपॉजिट की। तो सेक्शन 2 क्लॉज 31 सेज डिपॉजिट मीन एनी मनी रिसीव्ड एज ए डिपॉजिट or a loan or any other form but does not include such categories as may be prescribed। सारा का सारा खेल प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट पर है कि कौन सी मनी डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। वो पूरी की पूरी एक लिस्ट है, 18-20 आइटम्स हैं, और उसी में से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेशन से पूछा जाता है। तो देखिए, पढ़िए मेरे साथ डिपॉजिट की डेफिनेशन। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रूल्स के अंदर कैटेगराइजेशन दे रखी है कि कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। इट मीन्स कि उनके ऊपर इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर गिवन है उसके अनुसार तो एनी अमाउंट रिसीव्ड एट डिपॉजिट, चाहे आपने बैलेंस शीट में उसे डिपॉजिट के रूप में दिखला रखा हो और एज ए लोन के रूप में दिखा रखो, हम आपकी बैलेंस शीट में आपने किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रखा है हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। और एनी अदर फॉर्म या किसी भी तरह का और अदर फॉर्म जो हम लोन के रूप में नहीं जानते, जो हम डिपॉजिट के रूप में नहीं जानते, हमें उस फॉर्म से मतलब नहीं है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ए डिपॉजिट, चाहे वो डिपॉजिट की फॉर्म में हो, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, या वो एनी अदर फॉर्म में हो। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। इसमें सबसे पहले जो है, क्योंकि लंबी लिस्ट बहुत है, उसके अंदर भी मैं जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, वैसे सारी ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो वो मैं फिर भी आपको मार्किंग करवा दूंगा। तो रूल 2(1)(c) और द कंपनीज एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट रूल 2014, रूल नंबर याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, पॉसिबल नहीं है कि याद हो पाए। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अमाउंट में नॉट बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर सोर्स whose repayment is guaranteed by the central government or a state government, or any amount received from the local authority or any amount received from the statutory authority constituted under the act of parliament or state legislature। ए बी डी ई बड़े क्लियर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई कंपनी अमाउंट रिसीव कर रही है, नॉट रिगार्डेड डिपॉजिट। स्टेट गवर्नमेंट से कोई अमाउंट रिसीव कर रही है, नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट। सी लोकल अथॉरिटी से कुछ कर रही है, नॉट रिगार्डेड डिपॉजिट। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से कर रही है, नॉट रिगार्डेड एट डिपॉजिट। बट इफ यू आर रिसीविंग, माना आपकी कंपनी है RIL, और RIL जो डिपॉजिट रिसीव कर रही है वो TCS से रिसीव कर रही है, लेकिन रीपेमेंट होगा नहीं होगा इस बात की गारंटी, वैसे डिपॉजिट नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होते हैं अगर प्योरली डिपॉजिट की कैटेगरी के हों, लेकिन क्योंकि यहां पे डिपॉजिट में तो लोन भी आता है, यहां तो डिपॉजिट का मतलब लोन भी आता है, उसे हमने डिपॉजिट ही मान रखा है, तो लोन तो आपका सिक्योर्ड हो सकता है। तो TCS को गारंटी जो दे रही है कि देखिए आप RIL को लोन दे दीजिए,
वो गारंटी रीपेमेंट की कौन दे रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो एनी अदर सोर्स से प्राप्त किया गया अमाउंट भी डिपॉजिट के अंदर कैटेगराइज नहीं होगा। तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और एक तरह से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म हुई है या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर्म हुई है। ये तो बात हुई हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। सेकंड कैटेगरी में एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फेमा। तो हमें तो नाम याद रखने हैं कि फॉरेन गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव होगा, नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से होगा, नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट। इसके अलावा मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द फेमा। एक्चुअली बाहर से कोई भी पैसा आएगा तो वो फेमा तो लगेगा ही लगेगा, तो इसकी तो इतनी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पहचानने के लिए तो है नहीं। वो तो रियल लाइफ में तो हम सब चीज़ें ही चेक करते हैं। हमें तो ये याद रखना है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिसमें कई सारी कंपनियां एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर कंट्री। IMF, आज पाकिस्तान वहाँ पर कटोरा लेके जाने वाला है कि जी हमें लोन दे दीजिए, तो IMF इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IMF पैसा तो देता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग देशों को, ठीक है ना, अपने यहाँ गरीबी दूर कीजिए, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दूर कीजिए, तो वो बेसिकली लोन ही देता है, उसकी टर्म्स होती हैं कि उसे रिपेमेंट करना है। लेकिन IMF के पास पैसा कहाँ से आता है? तो वो तो जो लोग भी उसके भागीदार देश होंगे वो वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। मल्टीलेटरल इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक देश का नहीं है। रेट के लिए तो फॉरेन गवर्नमेंट दे, फॉरेन बैंक दे और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दें, ठीक है ना, ये तीनों हो गई बाहर की चीज। लेकिन एक क्वेश्चन आना लाजमी है आपके दिमाग में कि सर फॉरेन बैंक देंगे तो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन क्या अगर हमारे बैंक देंगे तो वो डिपॉजिट है? वो पॉइंट नंबर 3 में है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। इसका मतलब है कि अगर बैंकिंग कंपनी भी लोन दे रही है कंपनी को, RIL ने बैंकिंग SBI से लोन उठाया, तो वो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा क्योंकि वो बैंकिंग कंपनी से मिल रहा है। इट क्लियर? बेसिकली द पर्पज एंड लॉजिक बिहाइंड दिस चैप्टर इज कि हमें छोटे छोटे लोगों को बचाना है, जिनका छोटे छोटे जो लोग होते हैं जिनका कंपनी में जमा होता है पैसा, तो उन्हें बचाना है एक रूल्स लगा के कि कंपनी डिपॉजिट के रूप में मैक्सिमम कितना अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके पेमेंट की टर्म्स क्या होनी चाहिए और क्या रेगुलेशन उसे फॉलो करने चाहिए। तो दिस इज द मेन पर्पज, ठीक है ना। और जहाँ लॉ मेकर्स को लग रहा है कि हाँ इन लोगों को कोई सिक्योरिटी देने की, कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने की, बड़े बड़े लोग हैं ये सब लोग, ये तो अपने आप ही देख लेंगे कि इसे कहाँ डिपॉजिट कराना है नहीं कराना, तो वहाँ डिपॉजिट कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो एक तरफ फॉरेन बैंक भी आ गए आपके और इंडियन बैंक भी आ गए। नेक्स्ट है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी अमाउंट एज ए लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस PFI से आपने रिसीव की है। फिफ्थ, एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन इशूड बाय द RBI। मेन आपको याद रखना है एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट का तो नाम लिखा हुआ नहीं है। तो बेसिकली कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर लाइक ए प्रोमिसरी नोट, जिनकी मार्केट में क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, तो वो शॉर्ट टर्म अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर
अमाउंट उठा सकते हैं। उसके डिटेल रूल्स तो आरबीआई ही तय करती है। तो हमें कमर्शियल पेपर के माध्यम से अगर आपने उधार लिया है तो इट इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज डिपॉजिट। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी से अमाउंट रिसीव कर रही है, इट इज ऑल्सो नॉट ए डिपॉजिट। क्लियर हो गई बात ये। अब बात आती है 7th पॉइंट की, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं और आते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड pursuant to an offer made in accordance with the provision of the act towards subscription to any security including share application money or advance towards allotment of security pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount on the allotment of security applied for। इस पूरी 4 लाइनों के अंदर क्रक्स ये है कि जब कंपनी एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है, अभी तक अलॉटमेंट हुआ तो है नहीं, तो वो भी एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी के अंदर डिपॉजिट माना जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट की जो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है और इन एनी अदर फॉर्म, तो एक तरीके से बहुत वाइडर हर तरह के अमाउंट रिसीव्ड को डिपॉजिट माना गया है। बट इस रूल के अंदर जो एग्जाम्पशन है उन्हें छोड़कर, तो इसमें यह भी छोड़ा गया है कि अगर अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी होती है पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, तो वो डिपॉजिट नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन लगा दी गई है कि अमाउंट रिसीव्ड होने के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, और अगर 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो 60 दिन के बाद 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाना चाहिए। तो तब तक तो यानी कि शुरुआत से 75 दिन, एक तरीके से रिफंड तक के लिए शुरुआत से 75 दिन डिपॉजिट नहीं है, लेकिन 76वें दिन वो डिपॉजिट माना जाने लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन, इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटी वर रिसीव्ड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट और रिसीव्ड ऑफ द एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटी and such application, and लगा हुआ है, and such application money or advance is not refunded to the subscriber within 15 days from the date of completion of 16 days, such amount shall be treated as deposit under these rules। यानी कि 76वें दिन से डिपॉजिट है अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ और 75वें दिन तक आपने अमाउंट वापस नहीं किया। 75 दिन तक हम कुछ नहीं कहेंगे, 75वें दिन तक डिपॉजिट के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सेकंड पॉइंट, एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी अदर पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड। ऐसा भी हो सकता है जिन शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव हुई है एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कंपनी को भी उनसे कुछ लेना हो, तो वो कह रही है कि हम पैसा सभी लोगों का वापस कर रहे हैं, आपका एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये रिफंड नहीं है। और जब रिफंड नहीं है तो इसका मतलब डिपॉजिट माना जाएगा 76वें दिन से, क्योंकि कह रहे क्या ही बोल रहे हैं कि 60 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है, और ये रिफंड माना नहीं जाएगा अगर एडजस्टमेंट है, तो ये क्या मान लिया जाएगा 76वें दिन से। फिर अगर आपने ऐसा किया है तो इट इज नॉट ट्रीटेड लाइक ए रिफंड। 8th पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअली हर वो चीज इंपॉर्टेंट मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। एक तो क्वेश्चन आ चुके हैं, और दूसरा जहां पर कुछ डिटेलिंग है। अब जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई डिटेलिंग नहीं है, सीधा रट्टाफिकेशन है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, सीधा रट्टाफिकेशन है। आने को वो भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने अलॉटमेंट वो पाला, तो इसमें क्या है, बेसिकली कुछ एडिशनल कंडीशन है कि कब है कब नहीं है। तो ऐसी 8th पॉइंट, any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a director of the company or a relative of the director of the private company। इस पर हाईलाइट होना जरूरी है, एम्फेसाइज करना जरूरी है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर से कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं वो डिपॉजिट नहीं है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, बताइए, दोनों। यहाँ तो लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी,
वेरी गुड। हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है वो रिलेटिव के लिए लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्टर से अगर आप अमाउंट रिसीव करते हो, चाहे पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी, तो डिपॉजिट नहीं है, बशर्ते कि जो नीचे की डिक्लेरेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। और प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से भी अगर आप रिसीव करते हो वो भी डिपॉजिट नहीं। इट मीन्स इफ कंपनी रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी, इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से अमाउंट रिसीव करोगे वो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से अमाउंट रिसीव करोगे वो डिपॉजिट है। डायरेक्टर से डायरेक्टली करोगे वो डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड प्रेस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और प्रेस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ये होती है कि ये लोग लिख के देंगे कि जो अमाउंट कंपनी को दे रहे हैं वो कहीं से इन्होंने बोरो करा हुआ नहीं है, वो उनका खुद का है। तो आगे देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज द केस मे बी फ्रॉम whom money is received furnish it to the company at the time of giving the money a declaration in writing to that effect that amount is not being given out of the fund acquired by him by borrowing or accepting loan or deposit from other, and company shall disclose the details of money so accepted in the board report. This is the declaration. पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, ये जो पॉइंट हैं ये बेसिकली जो रूल 21C के अंदर प्रेस्क्राइब्ड सब रूल क्लोजेज हैं वो उसी के अनुसार बने हुए हैं। ये मेरे अपने पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको इतने बारीकी से नहीं करना कि आप लिखने पर आ जाएं कि एज पर रूल 21C क्लोज 9 क्लोज 10, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें बस लगता है जिस समय हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लगता है कि यार याद हो जाएगा, लेकिन आज से 1.5 महीने पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा आपको प्रोविजन तो याद होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा सब रूल है, कौन सी क्लोजेज है, मेन सेक्शन याद कर लें, मेन यू रूल याद कर लें, दैट इज सफिशिएंट। उसके अंदर की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखेंगे गलत लिखेंगे बड़ा पंगा आ जाएगा, ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो 9th पॉइंट, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर secured by a first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any asset referred to in Schedule 3rd of the Act, excluding intangible asset of the company or bonds or debenture compulsorily converted into share of the company within 10 years, provided that if such bond or debenture are secured by a charge of any asset referred to in Schedule 3rd of the Act, excluding intangible asset, the amount of such bond or debenture shall not exceed the market value of such asset as assessed by the registered value. So any amount raised by the issue of bond or debenture secured by the first charge, ranking पारी पासु। तो डिबेंचर के चैप्टर में हमने पारी पासु क्लोज का मीनिंग समझा था। सेक्शन 71 एंड 72 डिबेंचर से रिलेटेड है और 73 से रिलेटेड आपके ये डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको पारी पासु का मतलब क्या होता है। जब भी डिबेंचर सीरीज में इशू किए जाते हैं, नॉर्मली डिबेंचर जो है सीरीज में इशू होते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए RIL आज अपने एक डिबेंचर की सीरीज इशू कर रही है। डिबेंचर का मतलब है कि वो अमाउंट बोरो करना चाहती है, सीरीज इशू कर रही है कि 1 to 1000। तो एक ही सीरीज में पढ़ने वाले डिबेंचर होल्डर का जो राइट होता है वो सेम होता है। प्रॉपर्टी क्योंकि गिरवी रखवाई जाती है, सिक्योरिटी गिरवी रखवाई जाती है, और ऐसा होता नहीं है कि एक ही दिन सारे एप्लीकेशन आ जाएं। किसी ने किसी दिन पैसा दिया, किसी ने किसी दिन पैसा दिया, किसी ने किसी दिन पैसा दिया, तो उनके जो राइट्स होंगे वो कैसे होंगे, किसके पास कौन सी सिक्योरिटी गिरवी है। तो एक ही सीरीज में आने वाले
डिबेंचर होल्डर के राइट सेम होते हैं। लेकिन अगर दूसरी सीरीज है, जब आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो गई, अब कंपनी दूसरी सीरीज निकाल रही है 1001 से लेकर 2000 तक, तो उनके राइट अलग होंगे। तो पारी पासु का मतलब क्या होता है बेसिकली कि उनके राइट भी सेम है। अगर इस क्लोज के साथ निकाली जाती है सेकंड सीरीज कि आपके राइट सिक्योरिटी के ऊपर उसी पहली वाली सीरीज के अनुसार हैं, तो इसका मतलब होता है रैंकिंग पारी पासु, सेम राइट। क्लियर है? तो एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज और ए चार्ज रैंकिंग पारी पासु, यानी कि अगर कंपनी ने अमाउंट रेज करी है बाय इशू ऑफ बॉन्ड डिबेंचर जिसमें फर्स्ट चार्ज हो, सेकंड चार्ज ना हो, या फिर पारी पासु हो, तो पारी पासु में भी क्या होता है, पहली सीरीज के अकॉर्डिंगली आपको राइट मिल जाता है विद द फर्स्ट चार्ज ऑन एनी एसेट, यानी कि आप हो तो सेकंड पर लेकिन आप पारी पासु हो विद द फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, जिससे पहले गिरवी रखवाई है। सेकंड चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसे बाद में गिरवी रखवाई है। या तो आप एसेट डिबेंचर होल्डर होने चाहिए, कंपनी ने एसेट पहली बार आप ही को गिरवी रखवाई है, या अगर सेकंड में गिरवी रखवाई है तो फिर रैंकिंग होनी चाहिए पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज, कि अधिकारों में अंतर नहीं आ रहा, आप हो तो सेकंड नंबर पर लेकिन अधिकारों में अंतर नहीं आ रहा। ओन एनी एसेट रेफर टू इन शेड्यूल थर्ड, देखिए पूछना नहीं चाहिए लेकिन है इसलिए मैं बता रहा हूं कि सिक्योर्ड होने चाहिए कौन सी एसेट पर, जो शेड्यूल थर्ड में दी हुई है। अब उसकी भी लिस्ट होगी, यानी कि अगर ये डिबेंचर या बॉन्ड सिक्योर्ड तो हैं फर्स्ट चार्ज से लेकिन अदर देन रेफर्ड इन शेड्यूल थर्ड है, तो भी आपके ऊपर क्लोज 9 नहीं लगती है। तो यहां से इतनी डिटेल नहीं आएगी। एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, इंटेंजिबल है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, तो उनसे सिक्योर्ड होंगे तो भी हम इस क्लोज के अंदर कवर नहीं करेंगे। टेंजेबल एसेट और वो भी शेड्यूल थर्ड में आने वाली, और बॉन्ड और डिबेंचर कंपल्सरीली, और ये तो अलग बात हो गई, और बॉन्ड और डिबेंचर कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू शेयर ऑफ द कंपनी, या ऐसे बॉन्ड और डिबेंचर हैं जो कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 10 ईयर प्रोवाइडेड दैट इफ सच बॉन्ड और डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एनी एसेट। और बॉन्ड और डिबेंचर जो कन्वर्टेबल हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है वो 9th क्लोज से भी आया है, मतलब 3 क्लोजेज हैं उसके अंदर, खाली 9th ही नहीं है, वो यहां से भी आया है। तो अगर आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर और बॉन्ड हैं, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि कन्वर्टेबल इनटू शेयर ऑफ डिबेंचर विद इन 10 ईयर प्रोवाइडेड दैट इफ सच बॉन्ड और डिबेंचर सिक्योर्ड, यानी कि अगर ये सिक्योर्ड है कन्वर्टेबल बाय द चार्ज ऑफ एनी एसेट रेफर टू इन शेड्यूल थर्ड एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, द अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड और डिबेंचर शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज एसेट बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू। तो फिर ये शेड्यूल थर्ड की एसेट से सिक्योर्ड होने चाहिए, और मार्केट वैल्यू जो एसेट की है वो आपके डिबेंचर की वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, और इसका वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा। समझ आ रही है बात? तो ये किसकी बात कर रहे हैं, जो कन्वर्टेबल हैं। तो इसके अंदर क्लोज 9 के अंदर 2 बातें आ गई। क्लोज 10 भी मिलती जुलती है सर। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नोट कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी एंड लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। तो अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं और कोई एसेट भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो उनके लिए जरूरी है लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज पर द एप्लीकेबल रेगुलेशन मेड बाय द सेबी। जो 9th पॉइंट में बॉन्ड और डिबेंचर हैं उनके लिए लिस्टेड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिक्योर्ड नहीं है, एक तरीके से नॉन कन्वर्टेबल हैं और सिक्योर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको लिस्टेड होना जरूरी है, तब जाके वो डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट 11, ये एम्प्लॉय की बात है कि मेनी टाइम्स
कंपनी एम्प्लॉय से भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है कि नौकरी छोड़ के एकदम ना जाए। जब नए नए एम्प्लॉय होते हैं तो लॉक इन पीरियड भी लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो भी एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी है, तो उसे नहीं माना जाएगा बशर्ते कि वो एम्प्लॉय की सैलरी के 1 साल की सैलरी से ज़्यादा ना हो। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit or any non-interest bearing amount received and held in trust। आगे आइएगा 13 पॉइंट। अभी तक कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं आया है 13 क्लॉज पर, लेकिन आ सकता है क्योंकि इसमें भी डिटेलिंग है। एज ए बिजनेसमैन, एक कंपनी है तो व्यापार ही कर रही है, आप अमाउंट रिसीव करते हो फ्रॉम योर कस्टमर एडवांस, सप्लायर को एडवांस दे भी सकते हो, तो अपने जो कस्टमर हैं उनसे एडवांस आप रिसीव भी कर सकते हो, जिन्हें आप सर्विसेज बाद में दोगे, जिन्हें आप प्रोविजन ऑफ गुड्स बाद में करोगे। पॉसिबल है या नहीं है? तो उसकी बातें कर रहे हैं कि वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा बशर्ते कि, मतलब उसके अंदर 5-6 हैं, तो बशर्ते कि 365 दिन में उन्हें सप्लाई आप कर दें। किस चीज़ के? नहीं, ये जो 5-6 हैं ये सब अलग अलग हैं कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि कब कब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हाँ, ये वो है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ ए बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of service within a period of 365 days from the date of acceptance of such advance। क्लियर? लेकिन अगर सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोविजन ऑफ गुड्स के ऊपर कोई लीगल केस लगा हुआ है तो 365 दिन में आप कैसे पूरा करोगे? तो अगर कोई लीगल सूट है, पेंडिंग है, तो उसमें ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी एडवांस विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ द सेड लिमिट ऑफ 365 डेज शैल नॉट अप्लाई। क्लियर? जो बी क्लोज है वो प्रॉपर्टी अरेंजमेंट का है, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का है। किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो बयाना रिसीव नहीं कर लेते हम, एडवांस मनी रिसीव नहीं कर लेते, तो क्या उसे भी डिपॉजिट माना जाए? तो उसे भी नहीं माना जाएगा। तो सेकंड क्लोज है एन एडवांस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर प्रॉपर्टी अंडर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट provided that such advance is adjusted against the property in accordance with terms of agreement or arrangement। नेक्स्ट क्लोज जो है एज ए कमर्शियल ट्रांजेक्शन, अगर आपको प्रोविजन ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन सर्विस के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कि आप ड्यू टाइम पर उसे अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। और डी पॉइंट एज एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो बी क्लोज जो आपने पढ़ के आए हो प्रॉपर्टी अरेंजमेंट, नॉर्मली वो भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं। तो अदर देन वो, तो फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज कवर्ड अंडर आइटम नंबर बी। तो कोई भी एडवांस आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को पूरा करने के बदले में लोगे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऑल्दो बी वाला भी लॉन्ग टर्म ही होता है और कहीं ना कहीं वो एसेट है, तो आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बयाना ले रहे हैं, तो उसे छोड़कर, यानी कि वो तो हमने ऊपर कवर कर ही दिया। ई पॉइंट एज एन एडवांस टू आर कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ वारंटी or maintenance contract as per the written agreement or arrangement is the period for providing such service do not exceed the period prevalent as per the common business practice of 5 years from the date of acceptance of such service of whichever land। मुझे बताइए कि
आप कोई व्हीकल भी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदी, उन्होंने कहा जी 5 साल की वारंटी फ्री, तो क्या वो फ्री होती है या गाड़ी की कॉस्ट में ही जुड़ी रहती है? कॉस्ट में ही जुड़ी रहती है। इसके अलावा आप एक्सटेंडेड वारंटी भी करवा सकते हो जो नॉर्मल के अलावा है। तो क्या वो अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि वो वाला अगर अमाउंट लोगे, लेकिन वो पीरियड 5 साल या जो कॉन्ट्रैक्ट आपने रखा है 2 साल 3 साल, उस वो जो भी दोनों में कम होगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोबारा पढ़ लीजिए, एज एन एडवांस, क्योंकि मैंने अब उदाहरण दिया है आपको तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी बात। तो एज एन एडवांस टुवर्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विस, तो मेंटेनेंस सर्विस जो है फ्यूचर में ही पता लगता है, इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिटन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per the common business practice or 5 years from the date of acceptance of such service, whichever is less. F point, as an advance received and is allowed by any sectorial regulator or in accordance with direction of central or state government. कोई अगर सेक्टोरियल रेगुलेटर की कंडीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन है कि ये अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं, तो दैट अमाउंट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। एज एन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसीप्ट ऑफ सच पब्लिकेशन बाय नोटिफिकेशन नंबर दिस वन, तो ये भी आपका डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? प्रोवाइडेड में सच कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो ए आइटम है, बी आइटम है, डी आइटम है, क्योंकि इतनी गहराई से तो नहीं आएगा और आपको रिफंड करना पड़ रहा है क्योंकि आपको जो अप्रूवल लेनी थी किसी से वो अप्रूवल नहीं मिली है, ठीक है ना। तो 15 दिन तक तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, 15 दिन के बाद वो डिपॉजिट माना जाने लगेगा। ए, बी और डी ऊपर जो भी है, यानी कि वो अमाउंट आपने रिसीव कर रखा है लेकिन कुछ अप्रूवल मिलनी है, वो अप्रूवल नहीं मिली आपको, तो आपको रिफंड बनता है, तो रिफंड आपको 15 दिन के अंदर फिर करना पड़ेगा। तो इतनी डेप्थ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 14, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, इवन इस बार भी आया है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रमोटर is not treated as deposit provided certain conditions are satisfied। जैसे ऊपर डायरेक्टर से रिसीव हुआ वो नहीं माना जाएगा, तो प्रमोटर से भी नहीं माना जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रमोटर से जो आपने रिसीव करा हो वो इस वजह से करा हो क्योंकि आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं और उनकी ये शर्त है कि हम 80% लोन हम देंगे, 20% आप प्रमोटर लगाओ, तो शर्त है, वो शर्त को पूरा करने के लिए प्रमोटर को देना पड़ेगा। लेकिन ये तब तक ही डिपॉजिट नहीं है जब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन बकाया है, वो लोन चुका दिया गया तो भी आप प्रमोटर को वापस कर दीजिए, नहीं करोगे तो डिपॉजिट की कैटेगरी में माना जाएगा, तब माना जाएगा। तो एनी अमाउंट ब्रॉट इन by the promoter or the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution or bank subject to fulfillment of a following condition, namely loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by lending institution on the promoter to contribute such fine। मेन तो यही है, यानी कि लोन इसलिए दिया गया हो क्योंकि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन ही लगाई थी। The loan is provided by the promoter themselves or by their relative or by both। जैसे डायरेक्टर के ऊपर लगी हुई है, यानी कि कहीं उन्होंने उधार लेके ना दिया वो। And the exemption under this subclause shall be available only till the loan of financial institution or bank are repaid and not thereafter। क्लियर? 14 और 15 चिट फंड और निधि कंपनी की हैं। तो एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 406 ऑफ दैट, तो अगर निधि कंपनी ने कोई अमाउंट रिसीव करा है एट पर सेक्शन 406 तो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट।
और 15 है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द चिट अंडर द चिट फंड एक्ट 1982। और अगर एज ए चिट फंड आपने अमाउंट रिसीव करा है तो इट इज ऑल्सो नॉट ए डिपॉजिट। तो ऑल्दो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएंगे कि चिट फंड है, निधि फंड है, फिर भी एक क्यूरियोसिटी आती है कि सर ये है क्या चिट फंड, निधि फंड। तो चिट फंड तो लॉटरी सिस्टम आपने सुना होगा मार्केट में। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि 15-20 माना 20 का एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 लोग हैं और 1-1 लाख रुपए हर महीना आदमी पीरियोडिकली उसमें इन्वेस्ट करेगा। फिर एक ड्रॉ निकाला जाता है कि वो लॉटरी किसकी होगी, और एक बार जो लॉटरी छुड़ा लेगा तो अगले 20 महीने तक उसे 1-1 लाख रुपए तो देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉटरी में उसका नाम बार बार आता रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही बार छुड़ाने का राइट होता है। तो ये मैंने बहुत साधारण शब्दों में समझाया है। दिस इज ए चिट फंड कि जहां पर एक पीरियोडिकली इन्वेस्ट करना होता है और एक ड्रॉ निकलता है उन 20 आदमियों में से ही, और उसे वो लॉटरी दे दी जाती है। इससे क्या होता है कि किसी आदमी को एकदम फंड चाहिए तो बिना इंटरेस्ट के उसे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है ना। बाकी तो जो लोग लॉटरी में निकालते हैं उन्हें भी पता है कि हर बार 1-1 लाख रुपए देना नहीं होता, वो डिस्काउंटेड अमाउंट होता है, क्योंकि लॉटरी जो लेना चाहता है वो बोली लगाता है कि मैं 18 लाख रुपए में भी छुड़ाने को तैयार हूँ, मैं 19 लाख रुपए में छुड़ाने को तैयार हूँ। तो जितने में छुड़ाने को वो आदमी तैयार होता है, जिसकी सबसे कम बोली होती है, उतने अमाउंट को सब लोगों में बांट दिया जाता है। तो हर एक आदमी उतना उतना कंट्रीब्यूट करता है और जो व्यक्ति छुड़ाएगा उसे वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो दिस इज चिट फंड। निधि कंपनी क्या होता है, लाइक चिट फंड तो नहीं होता बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि कई सारी कंपनियां आपस में मिलती हैं, जैसे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी आपने पढ़ा था IMF के बारे में। तो निधि कंपनी क्या होती है कि एक कंपनी बनती है, उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, और निधि कंपनी का जो मेन पर्पज होता है कि मेंबर्स को ही सपोर्ट करना। तो दिस इज निधि कंपनी। तो अगर कोई निधि कंपनी को एक अमाउंट रिसीव हो रही है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 407 तो भी वो डिपॉजिट नहीं है। चिट के अंदर रिसीव हो रहा है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। देखिए, जो भी मेंबर्स के अंदर होंगे, ठीक है, तो उन्हें कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ जरूरत पड़ ही सकती है। आप जो व्यापार संघ होता है, व्यापार संघ भी क्या होता है, जो भी उसके व्यापारी लोग होते हैं हर महीने उसमें सब्सक्रिप्शन देंगे। लेकिन कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी व्यापारियों के खिलाफ हो जाए तो वो इकट्ठे नहीं लड़ते उस चीज़ के लिए। ठीक, तो यही तो पर्पज होता है। तो निधि कंपनी में भी क्या होता है, जो लोग मेंबर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और आपस में ही वो बेनिफिट उनको दिया जाता है। निधि कंपनी अपनी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देती है। लोन देना है माना किसी मेंबर को, तो निधि कंपनी दे, अपने मेंबर को देगी, आउटसाइडर को नहीं देगी। जैसे बैंक तो किसी को भी दे देता है, कंपनी किसी को भी दे देती है, लेकिन अगर आप निधि कंपनी के अंदर आते हैं तो सिर्फ मेंबर के सपोर्ट के लिए ही आपके फंड यूटिलाइज होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। 16 पॉइंट है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन कंप्लायंस विद रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सेबी और एन अमाउंट ऑफ 25 लाख, ये 17th को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव बाय द स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ, ध्यान रखिएगा मिनिमम 25 लाख रुपीज और मोर है। अगर कम रिसीव होगा तो वो फिर डिपॉजिट हो जाएगा। मिनिमम 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय द स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नॉट convertible into equity share or repayable within a period of not exceeding 5 years from the date of issue in a single tranche from a person। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन ए सिंगल ट्रांच। सिंगल ट्रांच का मतलब है एक व्यक्ति आपको कन्वर्टेबल नोट के रूप में पेमेंट कर रहा है, एक बार 20 लाख करा, एक बार 6 लाख करा, तो 25 लाख गए। लेकिन इन्हें सिंगल ट्रांच नहीं है। ट्रांच का मतलब ट्रांजेक्शन, तो भी ये डिपॉजिट है। 25 लाख से कम करेगा तो भी डिपॉजिट है। 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर 25 लाख रुपए मिल रहा है तो इट इज़ नॉट ए
डिपॉजिट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड एंड म्यूचुअल फंड registered with the SEBI of India in accordance with regulation made by it. So it is also not a deposit. अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आज हमें केवल यही डिपॉजिट की परिभाषा ही खत्म करनी थी। यहाँ से 30 से 40% जो डिपॉजिट से क्वेश्चन आते हैं वो इस परिभाषा के अंदर से ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2021 का क्वेश्चन है और ये परिभाषा के ऊपर ही है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, RS लिमिटेड रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 50 लाख ऑन 1 जून 2019 बट फेल्ड टू अलॉट शेयर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। द शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 लाख received from Mr. Khanna, a customer of the company, was refunded by way of book adjustment towards the dues payable by him to the company on 30th जुलाई 2019। तो 30th जुलाई 2019 को उन्होंने एडजस्टमेंट किया। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ RS लिमिटेड रिपोर्टेड to the board that the entire amount of 50 lakh shall be deemed to be deposit एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो कंपनी सेक्रेटरी ने ये दावा किया कि जो पूरा 50 लाख रुपये मिला था, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, उस 50 लाख में 5 लाख रुपए आपने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो वो 31 जुलाई 2019 को डिपॉजिट है। एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट इन रिलेशन टू दिस अमाउंट। और क्योंकि ये डिपॉजिट है तो आपको डिपॉजिट वाले प्रोविजन लगेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। अब आपको देखना है कि मनी रिसीव कब हुई थी। 1 जून 2019 को। 1 जून 2019 से 60 दिन गुनोगे पहले आप, तो 30 जून हो गया, 30 जुलाई हो गया, फिर 30 जुलाई से 15 दिन के अंदर रिफंड करना है। तो इसका मतलब है 14 फरवरी तक रिफंड करना है। 14 फरवरी तक अगर रिफंड नहीं कर पाए तो 15 फरवरी से ये डिपॉजिट माना जाएगा। 31 जुलाई को डिपॉजिट नहीं है। रिसीट ऑफ मनी से 60 दिन लोगे पहले, तो रिसीट ऑफ मनी से 1 जून को रिसीव हुआ तो 60 दिन आपके 30 जून और 30 जुलाई, फिर 31 जुलाई भी तो है ना, तो एक दिन वो 14 दिन आ गए 15 दिन के लिए। सॉरी मतलब मैंने सॉरी फरवरी गलत बोल दिया, अगस्त, ठीक है। तो 31 जुलाई को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, कई बार हम जल्दीबाजी में हम कर देते हैं कि रिफंड नहीं हुआ, ये है वो है, तो ये डिपॉजिट है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वो 31 जुलाई को डिपॉजिट मानना चाह रहे हैं, तो वो नहीं है। इसके अलावा जो 5 लाख रुपए टुवर्ड्स बुक एडजस्टमेंट है वो रिफंड माना नहीं जाएगा, वो रिफंड नहीं माना जाएगा। तो आंसर आप पढ़ लेंगे पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम लाइन पर ही है। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड कमेंट विद रेलेवेंट प्रोविजन दैट फॉलोइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट और नॉट। 5 lakh raised by RISI Limited through issue of non-convertible debenture, not constituting a charge on the asset of the company and listed on the recognized stock exchange as applicable regulation। तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। जो नॉन कन्वर्टेबल है, नॉट सिक्योर्ड है, लेकिन उसके लिए फिर जरूरी है कि लिस्टेड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर Rupees 2 lakh received from T, an employee of the company who is drawing annual salary of 1,50,000 under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit। ये है क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 साल की सैलरी से ज़्यादा है। और थर्ड केस, अमाउंट ऑफ 3 lakh received by the private company from a relative of a director declared by the depositor as out of the gift received from his mother। तो ये भी नहीं है
क्योंकि रिलेटिव द डायरेक्टर भी अगर अमाउंट देता है और डिक्लेरेशन देता है कि उसके खुद का पैसा है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जुलाई 2021 का है। द प्रमोटर ऑफ जयश्री स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड कंट्रीब्यूटेड इन द शेप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू द कंपनी in fulfillment of margin money requirement stipulated by the State Industrial Development Corporation SDCL for granting loan, in the light of the provision of the Companies Act and rules made thereunder, whether unsecured loan will be regarded as deposit or not, or what will be your answer in case the entire loan obtained from SIDCL is repaid। तो ये प्रमोटर के ऊपर से है कि प्रमोटर से अमाउंट जो रिसीव करोगे वो डिपॉजिट नहीं माना जाता अगर वो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए है कि जो बाकी मनी लेंडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तभी पैसा देंगे जब प्रमोटर भी इतना पैसा लगाएंगे, तो वो यही कंडीशन है। और क्या होता अगर SIDCL जो है का पैसा लौटा दिया जाता, तो तब से वो डिपॉजिट माना जाने लगेगा। ठीक है, आंसर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बाकी कॉन्सेप्ट से है जो भी हमें पढ़ने हैं। अब सबसे लास्ट में आ जाइए जो बिल्कुल रिसेंटली ही क्वेश्चन आया है, बीच में अगर एक आध रह गया होगा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो बिल्कुल अभी आया है May 25 में, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2023 state whether the following amount received by the company constitute a deposit or not। तो 3 पार्ट दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि ये बताइए कि ये डिपॉजिट है या नहीं है। IQ Books Limited received share application money of 50 crore from investor on 8th December 24. As the issue was undersubscribed, the company refunded the amount to the investor on 20th February 25। तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी से है जिसमें हमें 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करना होता है, 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है। तो 8 दिसंबर को आपको ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, अंडर सब्सक्राइब था इसलिए आपको लौटानी पड़ेगी। कंपनी ने जो लौटाई वो 20 फरवरी को लौटाई, तो 8 दिसंबर से जब आप 60 दिन गिनेंगे तो दिसंबर 31 का होता है, तो 8 दिसंबर से 7 जनवरी 30 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 7 जनवरी से आपके फिर 30 दिन आपके आई थिंक 5-6 फरवरी के आसपास आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर 5-6 फरवरी से आप जब गिनेंगे तो वो 20 फरवरी को इन्होंने लौटाई है, तो यानी कि जब आप देखेंगे तो पूरे 75 आ रहे होंगे, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। दिन गिन लीजिएगा बस आप। ठीक है, सूरज, राज एंड तेज एज आर द प्रमोटर ऑफ प्रीशियस ज्वेलर्स लिमिटेड, दे बोरोड ए सम ऑफ 200 करोड़ फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल पर्पज। द बैंक imposed a stipulation that promoter should contribute at least 20% of the amount। ये वही प्रमोटर वाली आ गई कि शर्त है कि बैंक की प्रमोटर भी पैसा लगाएं, तो ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और लास्ट है इसमें, प्रेटी कॉस्मेटिक लिमिटेड issued non-convertible debenture of 125 crore and listed it on a recognized stock exchange, adhering to the SEBI rules and regulation. The company created a charge on its asset in favor of the debenture holder and duly registered charge। तो लिस्टेड भी ये भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंडिंग अप करते हैं। तो फंडामेंटल्स हमने पढ़ लिए, डिपॉजिट क्या है क्या नहीं है, और 30-40% जो क्वेश्चन है डिपॉजिट से आने वाले वो इसी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टाटा, बाय बाय।